दोस्तों, मैं दयानंद संसनवाल आपको एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के बारे में जानकारी दे रहा था। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि एक्शन रिसर्च जब भी करते हैं तो उसका शीर्षक किस प्रकार से लिखना चाहिए और उससे संबंधित उद्देश्य किस प्रकार से लिखनी चाहिए। इन दोनों की शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव की वर्डिंग प्रॉपर नहीं होती है। इसके कारण कई बार शोधकर्ता को समझ में नहीं आता है कि इस उद्देश्य से संबंधित जो डेटा आएगा उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान से देखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है एक्शन रिसर्च की, उसकी वर्डिंग कैसे होनी चाहिए। फिर मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे में भी बताया है और उदाहरण लेकर के मैंने समझाया है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका परिकल्पना या इसकी परिकल्पना कैसे बनाई जाएगी। अब आपको ये भी अभी तक पता लग गया होगा कि जो एक्शन रिसर्च है ये अध्यापक कर सकता है और एक्शन रिसर्च को इवन प्रिंसिपल भी कर सकता है। इसके साथ साथ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसर्च किसी भी कक्षा में की जाती है। यहाँ उदाहरण के तौर पे मैंने केवल कक्षा 9th, कक्षा 8th और कक्षा 5वीं के उदाहरण लिए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक्शन रिसर्च केवल इन्हीं शिक्षा के विद्यार्थियों पर हो सकती है। ये किसी भी विद्यार्थी पे हो सकती है, किसी भी विषय में हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही विज्ञान में ही कराना है या आपने गणित में ही कराना है। चलिए अब हम इस एक्शन रिसर्च के प्रोसेस में आगे हम बढ़ते हैं और इसके अंदर मैं आपको शोध की प्रविधि यानी मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च के बारे में जानकारी दूंगा। इस शोध प्रविधि के अंतर्गत मैं आपको सैंपल के बारे में यानी न्यायदर्श, उपकरण यानी टूल और प्रयोगात्मक अभिकल्प यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और पद्धतियों का एकत्रीकरण अर्थात डेटा कलेक्शन और पद्धतियों का विश्लेषण अर्थात डेटा एनालिसिस से संबंधित जानकारी दूंगा। क्रियात्मक शोध हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, तो इसलिए आपको ये समझना है कि गुणवत्ता शोध प्रविधि पर निर्भर करती है। एक्शन रिसर्च डिपेंड्स ऑन मेथोडोलॉजी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर किसी और शोधकर्ता को यही शोध करना है तो उसे भी इस शोध प्रविधि से ही दिशा मिलती है। इसलिए जो मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी विस्तृत ढंग से लिखनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसी प्रकार का शोध करना चाहे तो वो शोध कर सकता है। इसलिए शोध प्रविधि को दिए गए शीर्षकों के अनुसार विस्तार से लिखना चाहिए। आइए अब हम
न्याय दर्श के यानी सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधित्व करने वाला अंश न्याय दर्श है, यानी द स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल के चयन के लिए विभिन्न सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, जिनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक हैं, इसके अंतर्गत न्यायदर्श पद्धतियाँ आती हैं, और वो हैं, एक है पर्पसिव सैंपलिंग मेथड, दूसरा है इंसिडेंटल सैंपलिंग मेथड, तीसरा है जजमेंट सैंपलिंग मेथड, चौथा है कोटा सैंपलिंग मेथड, और पांचवा है कन्वीनियंट सैंपलिंग मेथड, और छठा है स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये विभिन्न नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक किसी क्रम के अंतर्गत नहीं प्रस्तुत की गई हैं। आप इनको किसी भी क्रम में लगा सकते हो, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के अंतर्गत जो सैंपलिंग मेथड्स आते हैं वो हैं, एक रैंडम सैंपलिंग मेथड, दूसरा सिस्टेमैटिक सैंपलिंग मेथड, तीसरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, चौथा क्लस्टर सैंपलिंग मेथड, और पांचवा मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। इन दो प्रकार की दी गई पद्धतियों में से क्रियात्मक शोध के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में से पर्पसिव सैंपलिंग मेथड सबसे ज़्यादा सटीक है। तो जब भी आप एक्शन रिसर्च करें और जब सैंपल आप लें, तो वहाँ पे जो सैंपलिंग टेक्निक होगी वो पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक होगी, क्योंकि अध्यापक या शोधकर्ता उसी कक्षा के विद्यार्थियों पर एक्शन रिसर्च करेगा जिसको वो पढ़ाता है। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई अध्यापक कोई विषय किसी कक्षा में नहीं पढ़ाता है, तो वो उस कक्षा में उस विषय में एक्शन रिसर्च नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और वो एक्शन रिसर्च करना चाहे, तो वो एक्शन रिसर्च नहीं कर सकता। केवल जो अध्यापक उस पाठशाला में या उस स्कूल में या उस इंस्टीट्यूट में काम करता है और वो जिस क्लास को और जिस विषय को पढ़ाता है, उसी से संबंधित वो एक्शन रिसर्च कर सकता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो प्रिंसिपल होता है वो भी एक्शन रिसर्च कर सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों के अधिकतम पहलुओं को भली भांति जानता है, क्योंकि वो उनको वो विषय पढ़ाता है, इसलिए उनका संपर्क विद्यार्थियों से होता है और वो बीच बीच में टेस्ट भी
देते रहते हैं, जिसके कारण उनको विद्यार्थियों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उनको उसके विषय से संबंधित कौन से पहलू पे या कौन से विषय पे या कौन से पॉइंट पे काफ़ी प्रॉब्लम उनको होती है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अतः वह समस्या का उपयुक्त समाधान निकाल सकता है जो कि उसके समूह के अनुसार होगा। आइए एक एक एक्शन रिसर्च के शीर्षक को लेकर समझें कि इनकी पॉपुलेशन क्या है जिन पर एक्शन रिसर्च किया जाएगा एवं उसके परिप्रेक्ष्य में कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगेगी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लगेगी, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में से कौन सी ज़्यादा उपयुक्त है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे होगा ये। आप समझ गए हैं कि एक्शन रिसर्च के लिए पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है, जिसमें से आगे सैंपल का चयन नहीं हो सकता है। अतः उस कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों को एक्शन रिसर्च में सम्मिलित करना होगा या लेना होगा जिन पर एक्शन रिसर्च किया जाएगा। अतः जब भी विद्यार्थियों पर एक्शन रिसर्च किया जाएगा उस वक्त पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड का ही उपयोग किया जाएगा। अब पहला शीर्षक हम लेते हैं। ये है पहला शीर्षक जो आपने पहले भी देखा है और पढ़ा है, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणित उपलब्धि पर गणित शिक्षा में सहायक सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। इस शीर्षक से विदित होता है कि क्रियात्मक शोध 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किया जाएगा जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप ये भी देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि अगर शीर्षक में जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च या इवन कोई दूसरी प्रकार की रिसर्च करना काफ़ी असंभव हो जाएगा। इसलिए जब भी आप शीर्षक लिखते हैं उसके अंतर्गत पॉपुलेशन का उल्लेख करना ज़रूरी है। तो आप समझ गए हैं कि इस शीर्षक से आप जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा जो कि शासकीय महाविद्यालय नंबर 1 में पढ़ते हैं। अब दूसरा शीर्षक लेते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी या ग्रुप क्या होगा जिस पे आप एक्शन रिसर्च करेंगे। ये शीर्षक है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के तनाव पर योग के प्रभाव का एक अध्ययन। इस शीर्षक से विदित होता है कि क्रियात्मक शोध करने के लिए अध्यापक को कक्षा 9वीं के तनावग्रस्त विद्यार्थियों लेने होंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली में पढ़ते हैं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं
जरूरी नहीं कि उनमें तनाव हो, उनमें स्ट्रेस हो। इसलिए सब विद्यार्थियों को लेना उचित नहीं होगा। ज़्यादा उचित होगा कि उन्हीं विद्यार्थियों को लिया जाए जिनमें स्ट्रेस है, क्योंकि तभी आप पता लगाएंगे कि जो भी उपचार दिया जाएगा उस उपचार से विद्यार्थियों के स्ट्रेस में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। इस एक्शन रिसर्च में भी पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। तीसरा शीर्षक है डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्षेत्रीय शिक्षण संस्था भोपाल के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की हिंदी उपलब्धि पर कक्षा कार्य के प्रभाव का एक अध्ययन। इस एक्शन रिसर्च के शीर्षक से स्पष्ट है कि यह शोध डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्षेत्रीय शिक्षण संस्था जो भोपाल में स्थित है उसके कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा। यह एक्शन रिसर्च कक्षा 8वीं में हिंदी पढ़ाने वाले ही अध्यापक के द्वारा किया जाएगा। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अध्यापक जिस विषय को जिस कक्षा में नहीं पढ़ाता है तो वह अध्यापक उस विषय में उस कक्षा में एक्शन रिसर्च नहीं कर सकता। इसलिए यह एक्शन रिसर्च कक्षा 8वीं में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक के ही द्वारा किया जाएगा। इस विद्यालय में हिंदी पढ़ाने वाले कई अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन जो अध्यापक कक्षा 8 को हिंदी नहीं पढ़ाते हैं उनके द्वारा कक्षा 8 के विद्यार्थियों पर एक्शन रिसर्च नहीं किया जा सकता। अतः एक्शन रिसर्च के टाइटल के आधार पर कह सकते हैं कि इस शोध के लिए भी पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक या पर्पजिव सैंपलिंग मेथड का ही उपयोग करके सैंपल का चयन किया जाएगा। कथन 4 का शीर्षक है केंद्रीय विद्यालय संगठन NCERT के कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की अंग्रेजी उपलब्धि पर अंग्रेजी के शुद्ध लेख के प्रभाव का एक अध्ययन। इस शीर्षक से स्पष्ट है कि अध्यापक इस एक्शन रिसर्च को कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों पर करेगा जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल NCERT में पढ़ता है। अध्यापक अनुभव करता है कि विद्यार्थियों की अंग्रेजी उपलब्धि संतोषजनक नहीं है और विद्यार्थियों की अधिकतर गलतियां स्पेलिंग की होती हैं। अध्यापक ने सोचा कि इन विद्यार्थियों की स्पेलिंग में किस प्रकार से सुधार करवाया जाए। इसके लिए अध्यापक एक्शन रिसर्च कर सकता है। इस शोध के लिए भी पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक या पर्पजिव सैंपलिंग मेथड का ही उपयोग किया जाएगा। आपको कोई स्पष्टीकरण या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको मेल के जरिए आप NCERT CIET में भेज सकते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।